एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, आज से हम टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये आज पहला वीडियो। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत कब आया? व्हेन डिड द रॉलेट एक्ट कम टू इंडिया? ऑप्शन है 19 मार्च 1919, 29 मार्च 1919, 13 मार्च 1919 या फिर 23 मार्च 1919। तो दोस्तों, यदि आपको जवाब देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 19 मार्च 1919। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट आखिर था क्या। तो जब भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? सर सिडनी रॉलेट। उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा जाता है। कमेटी की सिफारिश पर एक कानून लाया जाता है, एक एक्ट लाया जाता है, जिसका नाम होता है द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919। ठीक है दोस्तों, इसी एक्ट को जाना जाता है ब्लैक एक्ट या फिर रॉलेट एक्ट के नाम से। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि इसके कारण गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक विश्वव्यापी हड़ताल कराते हैं। ये ऐसा कानून था, इसको अपन कठिन कानून मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कानून था, इसमें जमानत वगैरह नहीं दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था रॉलेट एक्ट। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? ऑप्शंस हैं डॉलर, दिरहम, न्यू सिकेल या फिर पाउंड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है न्यू सिकेल। इसका सही जवाब है न्यू सिकेल। दोस्तों, इजराइल की जो करेंसी है, हम इसको इजरायली न्यू सिकेल या फिर न्यू सिकेल या फिर केवल सिकेल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? यूएसए, रशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं अमेरिका, रूस और फ्रांस में कौन सी समाचार एजेंसियां हैं। तो यूएसए में एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये समाचार एजेंसियां हैं। रूस की भी 2 समाचार एजेंसियां हैं जो मुख्य हैं, नोवोस्ती और तास। फ्रांस की समाचार एजेंसी है एएफपी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? विच कंटिनेंट डज द येलो रिंग रिप्रेजेंट इन द ओलंपिक फ्लैग? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, एशिया। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं अपने ओलंपिक फ्लैग के बारे में। तो ओलंपिक फ्लैग है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड होता है, वो वाइट होता है, सफ़ेद होता है, और इसमें 5 रिंग्स होते हैं जो अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूरोप को है वो नीला सर्कल, वो प्रेजेंट करता है, नीला चक्र। एशिया को अपने पीला चक्र, अफ्रीका को काला चक्र, ऑस्ट्रेलिया को हरा चक्र, और साथ ही इसमें लाल चक्र जो है, तो लाल चक्र रेड इंडियन, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि रेड इंडियन अपने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की जो जनजाति है, उन्हीं से अपन कनेक्ट करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, दाद के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? विच फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म? दोस्तों, ऑप्शन है ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, टीनिया केप्टिस या फिर टीनिया पेडिस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। ठीक है दोस्तों, अब एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है अपने अस्थमा होता है, दमा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए होता है। टीनिया केप्टिस, इससे क्या होता है कि बाल झड़ने लगते हैं, जिससे आदमी का गंजापन निकल आता है ना, तो ये गंजेपन के लिए जिम्मेदार होता है। टीनिया पेडिस दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा है।
तो टीनिया पेडिस जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एथलीट फुट। ये क्या बीमारी होती है दोस्तों, इसमें अपने उंगलियों के बीच में घाव हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, डॉक्टर सीवी रमन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर माइकल फैराडे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है माइकल फैराडे। अब आइए जान लेते हैं कि इन वैज्ञानिक के द्वारा क्या थ्योरी दी गई थी। तो सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था, रमन प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुजकाशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुजकाशी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया या फिर कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान अपना इंडिया का जो एलओसी वाला पार्ट है वहाँ से ये भारत के साथ सीमा बनाता है, और ये अफीम के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये अफीम का। इसकी कैपिटल की बात कर लें तो कैपिटल है इसकी काबुल, और इसकी करेंसी है अफगानी, ठीक है दोस्तों। अब इनको देख लेते हैं। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, और इसकी जो करेंसी है वो है सुमोनी। दोस्तों कैपिटल और करेंसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, और इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड। कजाकिस्तान की जो पुरानी कैपिटल थी वो थी अस्टाना, और इसकी जो करेंसी थी वो टेंगी, लेकिन अब चेंज हो चुकी है इसकी कैपिटल, और अभी इसकी जो कैपिटल है फिलहाल वर्तमान में वो है नूर सुल्तान, ठीक है दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन? 7.4, 2.8, 2.2 या फिर 2.4। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2.2। अब आइए देख लेते हैं। ये जो 7.4 है ये अपने ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। 2.8 ये होता है वाइन का, शराब का पीएच मान होता है। 2.2 तो मैंने बता दिया कि ये नींबू का होता है, और 2.4 अपने होता है उसका सिरका का, ठीक है दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अंडर विच Amendment Act of the Constitution Konkani, Manipuri and Nepali languages have been added? 21st, 71st, 92nd या फिर none of these? दोस्तों इसका सही जवाब है 71st, 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को। दोस्तों ये जो अपनी भाषाएं हैं तो ये अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है अपने संविधान में, और इनको कौन से अनुसूची में रखा गया, ये तो अभी ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल में इसका विवरण है, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन में पहले जो अपना मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा जाता है, 71वें में 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अंतिम क्वेश्चन है आज का, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा हुई थी? द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बाय विच एंग्लो मैसूर वॉर? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है थर्ड, तीसरी संधि के द्वारा, तीसरी जो ट्रीटी हुई थी 3rd नंबर की, इसमें हुआ था। इसमें आंग्ल मैसूर की जो तीसरी संधि थी ये श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के बारे में। तो प्रथम जो संधि हुई थी, प्रथम जो युद्ध हुआ था इसमें संधि हुई थी कौन सी? मद्रास की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास।
द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय युद्ध में हुआ था मंगलौर की संधि। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फिर चौथे युद्ध में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान मारा गया था और अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है दोस्तों, मैसूर पे। तो ये था आज का हमारा सेशन। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।